रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई एम वाजिद अली कंबो, केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर 1 और आज हमारा टॉपिक है मास स्पेक्ट्रोमीट्री। स्टूडेंट हम इस टॉपिक को 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। एक में मैं आपको मास स्पेक्ट्रोमीट्री का प्रिंसिपल, मास स्पेक्ट्रम, टाइप्स ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर जिसमें आपास्टन है, डेम्स्टर है, मॉडर्न है, इनको हम स्टडी करेंगे। और दूसरे लेक्चर में जाके हम डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर, उसकी कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग और उसकी मदद से फिर हम डिफरेंट आइसोटोप्स, उसका एग्जैक्ट मास और रिलेटिव अबंडेंस को कैसे मेजर करते हैं ये पढ़ेंगे। तो पहले लेक्चर में हम मास स्पेक्ट्रोमीट्री को स्टडी करते हैं। स्टूडेंट, मास स्पेक्ट्रोमीट्री ये एक एनालिटिकल टेक्निक है। इसकी मदद से हम क्या क्या मालूम करते हैं, जरा इसको देखते हैं। mass spectrometry, this is an analytical technique which is used to measure। हम इसकी मदद से मालूम करते हैं नंबर 1 पे एग्जैक्ट मैसेज ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट। और दूसरी चीज जो हम मालूम करते हैं दैट इज द रिलेटिव अबंडेंस, जिसे आप नेचुरल अबंडेंस भी कहते हैं, रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स। स्टूडेंट, आपकी बुक में, हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये 2 बातें लिखी हुई हैं, लेकिन जब आप हायर क्लासेस में जाते हैं, आई मीन एमएससी, एमफिल वगैरह, तो उसमें हम मास स्पेक्ट्रोमीट्री की मदद से मोलेकुलर मैसेज ऑफ कंपाउंड्स, इसको भी मालूम करते हैं। हम इसी टेक्निक की मदद से मोलेकुलर स्ट्रक्चर भी मालूम करते हैं। मोलेकुलर स्ट्रक्चर मालूम भी करते हैं और उसको वेरीफाई भी करते हैं। तो ये जो है ना, ऑल दीज आर टारगेट्स जिनको हम मास स्पेक्ट्रोमीट्री से पूरा करते हैं। तो मास स्पेक्ट्रोमीट्री, दिस वन इज एन एनालिटिकल टेक्निक। तो इसमें हम एग्जैक्ट मैसेज ऑफ आइसोटोप्स एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस, साथ ही साथ मैंने कहा मोलेकुलर मास और मोलेकुलर स्ट्रक्चर, उनको भी हम मालूम करते हैं। अब मास स्पेक्ट्रोमीट्री, इसमें जो प्रिंसिपल है, जरा आइए इसको देखते हैं। यानी हमारे पास जो नेक्स्ट आगे चीज जो हमने पढ़नी है दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीट्री। प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीट्री। माय डियर स्टूडेंट, मैं पहले इसका प्रिंसिपल आपको लिख के देता हूं, फिर मैं एक एक उसकी लाइन, एक एक जो वर्ड है उसको समझाता हूं। इन दिस टेक्निक, आई मीन इन मास स्पेक्ट्रोमीट्री, इन दिस टेक्निक a substance is first volatilized, आई मीन हम उसको वेपोराइज करते हैं, वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं, वेपोराइज्ड। अ सब्सटेंस इज फर्स्ट volatilized, then ionized with the help of high energy beam of electrons। 2 काम यहां पे हो गए। वो जो सब्सटेंस जिसको हम बतौर सैंपल ले रहे हैं, पहले आप उसको वोलाटिलाइज करेंगे, वेपर्स में कन्वर्ट करेंगे, अगर वो सॉलिड या लिक्विड हुआ तो फिर आप उसको आयोनाइज करेंगे। किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। द gaseous
पॉजिटिव आइन, जिसे आप कैटाइन भी कहते हैं, thus obtained are separated on the basis of their M over E value. M for mass, E for charge. Mass to charge ratio. M over E, mass to charge ratio, and recorded in the form of peaks. This one is the principle of mass spectrometry. आपने इसको याद करना है, ये एग्जाम में अक्सर ना शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है। तो इसमें क्या क्या है, इसमें एक्चुअली 5 बातें जो है ना वो बताई गई। पहली चीज, नंबर 1, अ सब्सटेंस इज फर्स्ट वोलाटिलाइज, यानी पहला काम है, या जिसे मैंने वेपोराइज्ड कहा, पहला काम है वेपोराइजेशन, ये पहला काम। एंड देन आयोनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी नंबर 2 पे आपके पास क्या आ गया, आयोनाइजेशन। तीसरा जो काम होता है ना, उसमें हम ये जो पॉजिटिव आयन बनते हैं, आयोनाइजेशन मीन किसी एटम या मॉलिक्यूल से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आयोनाइजेशन हम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम। आयोनाइजेशन के नतीजे में हमारे पास पॉजिटिव आयन हासिल होते हैं, जिसे आप कैटाइन कहते हैं। उन कैटाइन को फिर हम एक्सेलरेट करते हैं, स्पीड अप करते हैं। तीसरी बात, दैट इज एक्सीलरेशन। नंबर 4, फिर हम उसको सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज वैल्यू, और सेपरेशन के लिए हम उन पॉजिटिव आयन को मैग्नेटिक फील्ड में से पास करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में से पास करने पर वो डिफ्लेक्शन होती है, जिससे वो सेपरेट होते जाते हैं। आई मीन डिफ्लेक्शन। और नंबर 5 पे आप उसको रिकॉर्ड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। हमारे पास एक मैस स्पेक्ट्रम हासिल होता है, यानी आप रिकॉर्डिंग कह लें, या हम इसे कलेक्शन भी कहते हैं। स्टूडेंट, ये 5 स्टेप्स है जो इस पूरे मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में इन्वॉल्व है। आपने ना ये वाली जो है, ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है, आपने इसको अच्छी तरह याद करना। तो इस सेंटेंस के अंदर 5 ये चीजें। आइए मैं आपको फिगर से भी इन बातों को समझाता हूं। मेरे पास ये एक फिगर है, इसमें आप देख सकते हैं, इसका जो पहला पोर्शन है उसमें हम सैंपल जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ सैंपल। अब अगर आपके पास सैंपल हो सॉलिड या लिक्विड, तो फिर आप उसको पहले वेपर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो सॉलिड या लिक्विड का वेपर्स में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड वोलाटिलाइजेशन और वेपोराइजेशन। तो आप पहले हिस्से में वोलाटिलाइजेशन या वेपोराइजेशन करवाते हैं। लेकिन अगर आपका सैंपल कोई गैस है तो फिर वेपोराइजेशन की कतई जरूरत नहीं है। तो ये सैंपल इनलेट, आई मीन अगर गैस हो तो गैस इनलेट। उसके बाद आपके पास ये हिस्सा आ गया जहां पे आप आयोनाइजेशन करते हैं। इसमें आपके पास फिलामेंट है, फिलामेंट से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम वो नीचे आती है। जब आपके पास गैसियस एटम और मॉलिक्यूल यहां से पास करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बीम उन एटम या मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट करेगा। एज अ रिजल्ट यू विल गेट द गैसियस पॉजिटिव आयंस, गैसियस पॉजिटिव आयंस। उसके बाद ये 2 प्लेट्स हैं, हम ना यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से हम इन गैसियस पॉजिटिव आयन को एक्सेलरेट करवाते हैं। जब हम एक्सेलरेट करवाएंगे फिर ये हमारे पास एक फोकसिंग स्लिट है, इसमें से पास करने पर वी हैव अ बीम ऑफ पॉजिटिव आयन, बीम ऑफ एक्सेलरेटेड पॉजिटिव आयन, देन इट इज पास थ्रू द magnetic field, and magnetic field is applied perpendicular to the path of the positive ion. After passing through the magnetic field, the positive ion are deflected because they have different mass to charge value. अब ये जो पॉजिटिव आयन है ये डिफ्लेक्ट हो जाएंगे आफ्टर पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमारे पास आगे वो रिकॉर्डर है,
और उसके साथ जो है वो कंप्यूटर अटैच है, और फिर फाइनली इट इज ऑब्टेन्ड इन अ फॉर्म ऑफ मास स्पेक्ट्रम। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर, ये सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट जिसमें मास स्पेक्ट्रोमीटर परफॉर्म करते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो मास स्पेक्ट्रोमीटर में से सैंपल पास किया और रिजल्ट हमारे पास मास स्पेक्ट्रम की फॉर्म में आता है। ये सारी के सारी है, दिस वन इज मास स्पेक्ट्रोमेट्री, और ये है उसका प्रिंसिपल। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने अभी आपसे कहा कि आपके पास जो रिजल्ट आता है वो एक ग्राफ की सूरत में आता है, एंड दैट ग्राफ इज कॉल्ड मास स्पेक्ट्रम। जरा मास स्पेक्ट्रम को देखें। मास स्पेक्ट्रम, my dear student, mass spectrum is a plot of data, in such a way that mass to charge value of isotopes of an element are taken on x-axis. It is called abscissa. Abscissa, and relative abundance of ions on ordinate को हम कहते हैं y एक्सिस। दो चीजें मैंने आपको बताई इसमें। पहली बात कि हम ना ये ग्राफ डाटा प्लॉट करते हैं, मास टू चार्ज रेशियो ऑफ आइसोटोप्स उसको एक्स एक्सिस पर, और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आयन उसको हम वाई एक्सिस पर। मैं आपके सामने ना ये दो जो ग्राफ इनका जिक्र करता हूं, दो मास स्पेक्ट्रम का जिक्र करता हूं। पहले ये मेरे पास दिस वन इज द मास स्पेक्ट्रम ऑफ नियॉन, ये नियॉन का मास स्पेक्ट्रम है। माय डियर स्टूडेंट, इस मास स्पेक्ट्रम में हमने एक्स एक्सिस पर मास टू चार्ज रेशियो ऑफ आइसोटोप्स ऑफ नियॉन के 3 आइसोटोप्स हैं, उनकी मास टू चार्ज रेशियो देखेंगे तो 20, 21, 22 ये 3 आते हैं। और वाई एक्सिस पर हमने इन आइसोटोप्स की, इन पॉजिटिव आयन की रिलेटिव अबंडेंस को लिया। जब हमने ग्राफ प्लॉट किया तो देखें मेरे पास ये 3 लाइंस हासिल हुई। माय डियर स्टूडेंट, इनको हम कहते हैं पीक्स। तो मेरे पास 3 पीक्स हासिल हुई। पहले जो पीक है वो सबसे बड़ी है, उसकी हाइट ज्यादा है। ये पीक है नियॉन 1020 की, और अगर आप इसकी परसेंटेज देखेंगे तो दैट इज 90.92%। दूसरी जो पीक आ गई वो है नियॉन 1021 की, और ये तो बहुत ही छोटी है, और अगर आप इसकी परसेंटेज देखेंगे तो ये 0.257%। ये जो तीसरी पीक मेरे पास आ गई ये है नियॉन 1022 की, और इसकी परसेंटेज रिलेटिव अबंडेंस परसेंटेज देखेंगे तो 8.82%। 3 पीक्स है, हर एक पीक की हाइट हमें रिलेटिव अबंडेंस बता रही है, और नंबर ऑफ पीक्स हमें बता रही है कि नियॉन के 3 आइसोटोप्स है। इसी तरह आप ये एक और मास स्पेक्ट्रम देखें, दिस वन इज द मास स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरीन। अब क्लोरीन के मास स्पेक्ट्रम में वही बात, आपने एक्स एक्सिस पर मास टू चार्ज रेशियो ली ऑफ क्लोरीन आइसोटोप्स, और वाई एक्सिस पर यानी ऑर्डिनेट पे आपने रिलेटिव अबंडेंस को लिया। यू विल गेट 2 पीक्स हियर। पहली जो पीक आपके पास आएगी ना, ये इसकी हाइट कंपैरेटिवली ज्यादा है, एंड दिस पीक इज ऑफ क्लोरीन 1735। क्लोरीन 1735 की है, और अगर आप इसकी परसेंटेज देखेंगे, आई मीन रिलेटिव अबंडेंस देखेंगे, तो वो 75.53% है। दूसरी जो आपके पास पीक आई, दिस वन इज ऑफ क्लोरीन 1737, और इसके अगर आप परसेंटेज देखेंगे, आई मीन रिलेटिव अबंडेंस देखेंगे, तो वो 24.47%।
ये दो जो है ना माय डियर स्टूडेंट, आप इस मैस स्पेक्ट्रम में दो बातों को ज़हन में रखेंगे। पहली बात है हाइट ऑफ पीक। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा जी हाइट ऑफ पीक यानी पीक की जो बुलंदी है, दिस वन इज इक्वल टू द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ द आइसोटोप्स। जिस आइसोटोप की जितनी पीक हाइट ज्यादा होगी उतनी उसकी रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा होगी, उतनी उसकी एग्जिस्टेंस ज्यादा होगी, और जिसकी रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा होती है उतना वो आइसोटोप स्टेबल है। इसी तरह दूसरी बात जो याद रखनी है वो है नंबर ऑफ पीक्स। तो नंबर ऑफ पीक्स दैट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोटोप्स। आपने नियॉन में देखा, इसमें 3 पीक्स है, इट मींस नियॉन 3 आइसोटोप। क्लोरीन में देखा 2 पीक्स है, क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप्स। अगर आप निकल की बात करें तो निकल के मैस स्पेक्ट्रम में 5 पीक्स होंगी, इट मींस निकल हैव 5 पॉसिबल आइसोटोप। अगर आपसे यह कहा जाए कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पीक्स आर इन द स्पेक्ट्रम ऑफ, तो ज्यादा से ज्यादा, तो मैक्सिमम पीक्स आर इन द मैस स्पेक्ट्रम ऑफ टिन। आपने पीछे पढ़ के हैं कि टिन हैज 11 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स। तो ये था हमारे पास मैस स्पेक्ट्रम क्या है, और फिर हमने नियॉन और क्लोरीन का मैस स्पेक्ट्रम देखा, और दो चीजों को हमने स्टडी किया कि हाइट ऑफ पीक ये किस बात को रिप्रेजेंट करती है, नंबर ऑफ पीक्स ये किस बात को रिप्रेजेंट करती है। स्टूडेंट आगे हम बढ़ते हैं, हमारे पास आ गया मैस स्पेक्ट्रोमीटर। मैस स्पेक्ट्रोमीटर, माय डियर स्टूडेंट, आप इसे मैस स्पेक्ट्रोमीटर भी कह सकते हैं, आप इसे मैस स्पेक्ट्रोग्राफ भी कह सकते हैं। स्पेक्ट्रोग्राफ, ग्राफ। तो पहले तो बात, ये मैस स्पेक्ट्रोमीटर होता क्या है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू कैरी आउट द मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। तो अगर हमारी बुक की डेफिनेशन को देखें, एन इंस्ट्रूमेंट which is used to measure exact masses of isotopes of an element along with their relative abundance, ये हमारे पास है मैस स्पेक्ट्रोमीटर। वही जो बातें हमने मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में पढ़ी कि मैस स्पेक्ट्रोमेट्री ये टेक्निक है जिसमें ये तमाम चीजें हम डिटरमिन करते हैं, और मैस स्पेक्ट्रोमेट्री ये जो टेक्निक है जिस इंस्ट्रूमेंट में कैरी आउट की जाती है, दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड मैस स्पेक्ट्रोमीटर और मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। अगर मैं मैस स्पेक्ट्रोमीटर, मैं इसकी टाइप्स आपके साथ शेयर करूं तो 3 टाइप्स हमारे पास हैं। नंबर 1 ऑस्टन्स मैस स्पेक्ट्रोग्राफ, ऑस्टन मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। My dear student, this mass spectrograph was introduced by F.W. Austin in 1990. ये F.W. Austin 1919 में सुन। This mass spectrograph was designed to identify the isotopes of an element on the basis of
their atomic masses. An identification of isotopes on the basis of their atomic masses. Identification of isotopes on the basis of their atomic masses. बाज दफा ये जो मैंने सेंटेंस लिखा ये MCQ के तौर पर भी पूछा जाता है, और MCQ में जो ऑप्शन दिया जाता है वो यही है, एटॉमिक मैसेज है, तो आप इसको अच्छी तरह याद करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास FW ऑस्टन, ये उसकी पिक्चर है, और साथ ही ये जो नीचे हमने ये फिगर आपको दिखाई, दिस वन इज द apparatus setting इन mass ऑस्टन mass spectrograph। ये आपके पास तीसरी बात जो आपने याद रखनी है कि ऑस्टन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज, ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन 1922 फॉर द डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स, फॉर डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स by means of mass spectrograph. ये जो हम टेक्निक पढ़ रहे हैं ना, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री, इस टेक्निक को इंट्रोड्यूस करवाने, इसमें एक्सपेरिमेंटेशन करते हुए 5 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला, जिसमें वो जे थॉमसन भी शामिल है, जिसमें ऑस्टन भी शामिल है। तो 5 ऐसे साइंटिस्ट हैं जिसको मैस स्पेक्ट्रोमीट्री में वर्किंग की बेस पे नोबेल प्राइज मिला, तो ऑस्टन भी उनमें शामिल है। नंबर 2 पे दूसरा जो हमारे पास में है वो है डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर। नंबर 2 पे डेम्पस्टर्स मैस स्पेक्ट्रोमीटर। माय डियर स्टूडेंट, 2 बातें याद रखनी। पहली बात कि डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय A.J. डेम्पस्टर in 1918। और दूसरी जो बात आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि दिस मैस स्पेक्ट्रोमीटर वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन of elements which were available in solid state। अगर डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर उसको ओवरव्यू देखा जाए तो ये डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर, डेम्पस्टर मैस, इसके वेरियस पार्ट्स। स्टूडेंट, डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर इसकी जो प्रॉपर वर्किंग है, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी कर रहे हैं। और लास्ट पे नंबर 3 पे वी हैव मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। ये जो मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोग्राफ है ना, इसमें मैं सिंपली आपसे कहूंगा कि अगर आप डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर, DMS, डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर, इसके अंदर 2 एक्सेसरीज और ऐड कर दे। एक तो आप इसमें एम्पलीफायर ऐड कर दे, और साथ ही साथ आप इसके साथ रिकॉर्डर उसको लगा दे। तो अगर आप डेम्पस्टर मैस स्पेक्ट्रोमीटर के साथ 2 और एक्सेसरीज जोड़ दे तो फिर आपके पास दिस वन इज कॉल्ड द मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोग्राफ। मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोग्राफ, उसका एक जो लुक है वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। ये हमारे पास जो है ये मॉडर्न, इसके ये वाला हिस्सा जहाँ पे सैंपल इनलेट होता है, आयोनाइजेशन होगी, उसके बाद यहाँ पे हम पॉजिटिव आयन को एक्सेलरेट कर रहे हैं, ये 2 जगहों पे बेंडिंग हो रही है, फिर ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड में से पास करवाते हैं, और लास्ट पे हमारे पास जो रिजल्ट है वो मैस स्पेक्ट्रम की सूरत में हासिल हो रहा है। लेकिन इसमें सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ये जो मैस स्पेक्ट्रोग्राफ में जो हमारे पास रिजल्ट आता है उसमें एक्स एक्सिस पर हम एटॉमिक नंबर्स जो है ना, एटॉमिक मैसेज जो है ना उनको लेते हैं, और वाई एक्सिस पर हम रिलेटिव अबंडेंस लेते हैं। यानी इसमें यह ध्यान में रखना है कि मॉडर्न मैस स्पेक्ट्रोग्राफ में जो एक्स एक्सिस है, ये जो एब्सिसा है, इस पर मैस टू चार्ज रेशियो नहीं है, इस पर एटॉमिक मैसेज है,
और वाई एक्सिस उस पर तो ठीक है, रिलेटिव अबंडेंस को दिया। तो ये हमारे पास था मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोग्राफ। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने मास स्पेक्ट्रोमेट्री इसका आगाज किया, हमने इसका प्रिंसिपल पढ़ा, हमने मास स्पेक्ट्रम पढ़ा। ये दोनों चीजें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। और बाद में हमने वेरियस मास स्पेक्ट्रोमीटर या मास स्पेक्ट्रोग्राफ उनको स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में जाकर इंशाल्लाह हम लोग जो है ना वो वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर डेम्स्टर, और उसकी मदद से हम डिटरमिन करेंगे एग्जैक्ट मैसेज ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट और फिर उनकी रिलेटिव अबंडेंस। अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।